अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। ये हमने पढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपने बड़े ध्यान से इसे पढ़ना है। मैं इसे बताता हूँ क्या चीज़ है ये बायोलॉजिकल मेथड, किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है जो कि बुक में इन्होंने नहीं लिखी हुई। मतलब वो मेथड विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मतलब वो मेथड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है ना, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं ना, तो हमारे लिए यही एक बड़ा चैलेंज होता है। लिविंग थिंग्स को स्टडी करना यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी को ही हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, यही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब अगर मिसालें दूँ मैं, भाई ह्यूमन बींग्स को पसीना आता है, क्यों आता है पसीना? ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारा दिल किस तरह काम करता है? ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारे लंग्स जो हैं वो किस तरह ऑक्सीजन ब्लड में ऐड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, उसके पीछे क्या राज है? ये भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारी किडनीज़ जो है वो कैसे फ़िल्ट्रेशन कर रही हैं ब्लड की, ये भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मतलब लाइफ में जहाँ पे भी लाइफ की स्टडी हम करें ना, हमारे लिए यही बहुत बड़ा चैलेंज है ना बायोलॉजी में। इसी को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमें मतलब लाइफ को स्टडी करने में जो है ना, यही मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितनी भी डिस्कवरीज़ हुई हैं ना बायोलॉजी में, मतलब है कि सेल की डिस्कवरी हुई है, अच्छा न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है, ये जो भी जितनी डिस्कवरीज़ हैं वो इसी मेथड के थ्रू, इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए वो डिस्कवरीज़ हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ। मतलब इसके हैं स्टेप्स हैं कुछ स्टेप्स, आप देखें। ये देखें, पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है हाइपोथेसिस, तीसरा है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, चौथा है हमारे पास थ्योरी, पांचवा है हमारे पास साइंटिफिक लॉ। ये हैं इसके मेथड, बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं। सॉरी, मेथड कह रहा हूँ। ये बायोलॉजिकल मेथड के ये स्टेप्स हैं। इन्हीं को फॉलो करते हुए जो सेल की डिस्कवरी हुई वो भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हुई है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई है इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हुई है। और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनलीज हैं सब, मतलब यही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यही होते हैं ना, यही बहुत बड़ा चैलेंज है बायोलॉजी में। तो इसी को जो है ना, इन्हीं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यही मेथड जो इस्तेमाल होता है ना, उसी को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। और वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए होता है। अब हम इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप एक एक को अलग अलग हम जो है ना डिस्कस में स्टडी करते हैं, आपको फिर समझ आएगी। पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब मुशाहिदे को कहते हैं ना हम, मुशाहिदा करना। यहीं से तो बात शुरू होती है, यहीं से तो कहानी शुरू होती है। किसी चीज़ को हम मुशाहिदा किसी चीज़ का करेंगे तो ही तो जो है उसी के बाद ही तो हम उससे आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। तो सबसे पहले मुशाहिदा, यही ऑब्जर्वेशन हम किसी चीज़ की, जैसे मैंने आपको पसीने की मिसाल दी, भाई ह्यूमन बींग्स को पसीना क्यों आता है, ये हमने आखिर मुशाहिदा किया है ना पहले, भाई उससे पसीना आता है। फिर हम आगे उसके चलेंगे, उस पर आगे रिसर्च करेंगे, भाई कैसे पसीना आता है, क्यों पसीना आता है, कब पसीना आता है। इसी तरह दिल की अगर मैं दिल की मिसाल दी है, जैसे मैंने दिल किस तरह काम करता है, तो हम पहले मुशाहिदा हमने किया ना, भाई दिल, इंसान में दिल भी है। पहले तो मुशाहिदा यहाँ से शुरू होगा, दिल है, फिर आगे रिसर्च शुरू होगी, भाई वो किस तरह काम करता है, कैसे काम करता है। तो ये जो है ना ऑब्जर्वेशन, ये वही हमारी जो सेंस हैं 5, हम उन्हीं से जो है ना यही ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमारी 5 सेंसेस, मतलब हम किसी चीज़ को सुन के, हेयरिंग,
सुन के किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, स्मेल करके किसी चीज़ को स्मेलिंग से ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद टेस्ट करके किसी चीज़ को, उसके बाद है टच करके और पांचवी आखिरी जो सेंस है वो हमारी है विज़न, किसी चीज़ को देख कर। मतलब यही 5 सेंसेस है ना हमारी, इन्हीं से हम मुशाहिदा करते हैं। जैसे मैंने पसीने की मिसाल दी, उसमें हमने ये विज़न हमने इस्तेमाल किया, ये वाली सेंस, भाई हमने देखा है यार ये तो ह्यूमन बींग्स को पसीना आता है, ये हमने ये वाली सेंस इस्तेमाल की है। मतलब कोई भी जो रिसर्च है जो हम बायोलॉजी में करते हैं वो पहले ऑब्ज़र्वेशन से शुरू होती है ना, और वो इन्हीं हमारी 5 सेंसेस के थ्रू ही ऑब्ज़र्व करते हैं हम। जैसे वो रॉबर्ट ब्राउन ने जैसे न्यूक्लियस इजाद किया था, तो उसने कौन सी सेंस की थी यूज़, बताओ? वो भी विज़न है, क्योंकि उसने माइक्रोस्कोप से देखा था ना सेल के अंदर, भाई ये तो कोई काली काली सेंटर में कोई काली काली चीज़ है, ये क्या चीज़ है। उसने इस तरह उसकी ऑब्ज़र्वेशन, यहाँ यही पहला स्टेप है यहीं से आगे रिसर्च शुरू होती है ना। उसने भी यही विज़न जो है इसी सेंस के थ्रू जो है ना ऑब्ज़र्व किया था न्यूक्लियस को। अच्छा, ये ऑब्ज़र्वेशन जो है ना इसकी आगे 2 तरह से, ये 2 इसके हैं पढ़े, ऑब्ज़र्वेशन की टाइप्स हैं। मतलब हेडिंग अगर आप देना चाहें तो टाइप्स की दे सकते हैं। अच्छा, वो 2 तरह के हैं, एक है क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन और एक है क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन में हम किसी चीज़ की ना सिर्फ़ क्वालिटी को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। अगर मतलब हमने सिर्फ़ क्वालिटी ऑब्ज़र्व की है ना तो वो क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन में आएगा। अगर हमने किसी चीज़ की क्वांटिटी को ऑब्ज़र्व किया है तो वो क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मैं वही पसीने वाली अपनी मिसाल लेके चलूँगा, सारे स्टेप्स में आपको मैं वही समझाऊँगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मतलब ह्यूमन बींग्स को ये पसीना आता है। अच्छा, यही जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना अपनी आँखों से, अपना यही सेंस, आँखें जो विज़न सेंस है ना, इसको मैंने यूज़ किया है, भाई ह्यूमन्स को ना पसीना आता है, तो वो ये है क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन मेरी, भाई ह्यूमन्स को पसीना आता है। अच्छा, क्वांटिटेटिव मैं अगर उसकी करना चाहूँ पसीने की, तो मैं यूँ कहूँगा भाई ह्यूमन बींग्स को मतलब है 1 दिन में 1 लीटर पसीना आता है, ये क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन में आ जाएगा। ये क्वांटिटी बता दी ना मैंने, मतलब क्वांटिटी में हम यही नंबर्स बताते हैं ना, जहाँ हम नंबर्स की बात करेंगे ना, नंबर्स बता रहे होंगे, हमारी ऑब्ज़र्वेशन नंबर्स में होगी। भाई वज़न, हम अगर किसी का वज़न हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो जैसे 10 किलो 10 kg, या हम किसी की लंबाई चेक कर रहे हैं तो 10 मीटर, मतलब ऐसे जब नंबर्स की हम बात करेंगे ना वो क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन में आ जाता है। वो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना हम। और क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन मतलब जिसकी क्वालिटी की बात कर रहे हो हम, मतलब देख के ही हम बता रहे हैं भाई उसे पसीना आता है या वज़न इसका बहुत ज़्यादा है। एक मतलब 2 बंदे खड़े हो ना, जैसे एक बड़ा वज़नी है, एक कहेंगे हम एक ज़्यादा वज़नी है, एक हल्का कम वज़नी है, तो लेकिन जब नंबर्स हमें दिए हुए होंगे उससे हमें ज़्यादा पता लगेगा। तो यही एक क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन होती है, एक क्वांटिटेटिव। अच्छा, इन दोनों में आपस में हम कंपेयर किया जाए ना, तो ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन है ना, ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें बताती है। मतलब इसकी एक्यूरेसी जो है ना, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, जबकि ये क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन इसकी एक्यूरेसी जो है ये कम होती है। ये मतलब कम एक्यूरेट चीज़ें हमें बताता है। ये इससे अगर हम मुशाहिदा करें, हमारी क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन होगी तो वो हमें, क्योंकि नंबर्स में बात करता है ना, तो ये इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ये ज़्यादा एक्यूरेट हमें बताएगा। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप है हाइपोथेसिस। बायोलॉजिकल मेथड का अगला स्टेप, पहला ऑब्ज़र्वेशन है वही हमने पढ़ लिया, दूसरा हाइपोथेसिस। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है मतलब किसी चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व तो कर लिया, हमने उसको मतलब ऑब्ज़र्वेशन पहला स्टेप तो हमारा हो गया। अब हम ना एक हाइपोथेसिस जारी करेंगे, मतलब हवा में ही उसको ना आइडिया एक लगाएंगे, भाई ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे तीर चलाएंगे हवा में ही
मतलब हमें पता नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन को देखें आप, ये है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हमने मतलब ऑब्ज़र्व किया है ना चीज़ें, उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव कहते हैं मतलब अनटेस्टेड, जो टेस्ट ना हुई भी हो, अनटेस्टेड। वही हवा में तीर चलाने वाली बात हो गई ना। टेस्ट पक्की बात नहीं होती है। हाइपोथेसिस जारी करना मतलब अंदाज़ा लगाना, एक हवा में ही तीर चलाना। जैसे मैं वही पसीने की मिसाल दूँ, हमने पहले ऑब्ज़र्व किया भाई आँखों से, हमने अपने ऑब्ज़र्व किया भाई ह्यूमन बींग्स को पसीना आता है। अब मैं एक हाइपोथेसिस बना रहा हूँ भाई, उसको मेरे ख़्याल में ह्यूमन्स को जब गर्मी लगती है ना तब पसीना आता है। ये एक हाइपोथेसिस हो गई, मतलब पता नहीं है मुझे, मैं हवा में ऐसे तीर चला रहा हूँ, एक जो है ना गैस कर रहा हूँ। इसको गैस भी कहते हैं हाइपोथेसिस, मतलब गैस कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ भाई जब ह्यूमन बींग्स को गर्मी लगती है ना मेरे ख़्याल में उन्हें तभी पसीना आता है। ये हाइपोथेसिस इसको कहते हैं भाई, गैस करना, जो अभी हमें पक्का पता नहीं है, टेस्ट नहीं किया हुआ हमने भाई ऐसा सच भी है या नहीं। मतलब हाइपोथेसिस हमारी सच्ची भी हो सकती है, हाइपोथेसिस हमारी रॉन्ग भी हो सकती है। वो आगे हम अगले स्टेप में, वो एक्सपेरिमेंट का स्टेप है ना, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, फिर उससे पता लगता है। अच्छा, हाइपोथेसिस की ना दो तरीके हैं हाइपोथेसिस बनाने के, टू वेज़, दो तरीके हैं हाइपोथेसिस बनाने के। एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग, इसको इस्तेमाल करते हुए हाइपोथेसिस बनाना। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब एक होता है इस इंडक्टिव रीजनिंग के तरीका इस्तेमाल करके उसके हिसाब से जो है ना हाइपोथेसिस बनाना। अच्छा, अब ये दो क्या चीज़ें होती हैं। डिडक्टिव रीजनिंग है मतलब जनरल से ना, जनरल बात से स्पेसिफिक की तरफ जाना। यह आपको अभी समझ नहीं आई होगी, ये क्या मैंने लिख दिया। यहाँ पे हम उल्टी बात करेंगे, मतलब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, ये इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, मैं अब एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ, फिर आपको ये जो मैंने लिखी है ना ये फिर आपको समझ आएगी ये क्या मैंने लिख दिया। अच्छा, डिडक्टिव रीजनिंग जो है ना ये जनरल से स्पेसिफिक, मतलब है कि मैं वही पसीने वाली मिसाल अपनी दूंगा। मतलब हम जो है ना ऑब्ज़र्व करते हैं भाई ह्यूमंस को ना पसीना आता है। अब मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली, हम हाइपोथेसिस बनाएंगे भाई अगर जो है ना ह्यूमंस को पसीना आता है सबको, तो फिर शहज़ाद भी तो एक ह्यूमन है, तो इसका मतलब उसे भी पसीना आता होगा। ये हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चले गए ना। जनरल मतलब बहुत बड़ी मिकदार, मतलब हम होल बात कर रहे होते हैं, तमाम ह्यूमन बींग्स जो है ना, हमने ऑब्ज़र्व किया भाई ह्यूमन बींग्स को ना पसीना आता है। और यहाँ हम शहज़ाद, ये भी एक ह्यूमन है, ये भी एक ह्यूमन बींग है, तो फिर इसको भी पसीना आता होगा। ये हमने हाइपोथेसिस बना ली, मतलब जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ चले गए। इस तरह से हाइपोथेसिस बनाना ये डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। और इंडक्टिव रीजनिंग मतलब इसको उलट, वही जो मैंने मिसाल दी है उसको उलट कर लो। मतलब शहज़ाद जो है ना वो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो उसको पसीना आता है। अब मैं हाइपोथेसिस बनाने लग रहा हूँ भाई, जो इसका मतलब जो सारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो सारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मतलब उन सबको फिर पसीना आता होगा। ये मैं ह्यूज की तरफ चला गया ना, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मैंने हाइपोथेसिस बनाई इस आइडिया को लेकर, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगा। ये डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बुक में क्या मिसाल दी हुई है, बुक में इसकी डिडक्टिव रीजनिंग की ये मिसाल दी हुई है भाई स्पैरो, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स की बात हम जनरल से स्पेसिफिक है ना। उन्होंने यूँ कहा हुआ है भाई बर्ड्स हैं, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है भाई तमाम जो जितने भी बर्ड्स हैं ना, ऑल बर्ड्स, उनके पास ना विंग्स होते हैं, मतलब उनके पर होते हैं। तो फिर वो फिर हाइपोथेसिस बनाने लग रहे हैं भाई स्पैरो भी तो एक बर्ड है, स्पैरो भी तो एक बर्ड है, तो इसका मतलब उसके पास भी विंग्स होंगे। ये हम ये देखें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चले गए ना, ये डिडक्टिव रीजनिंग में आता है। अच्छा, बुक में एक और तरह मिसाल दी हुई है
भाई तमाम जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, तमाम ग्रीन प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब सनलाइट में। जब सनलाइट उन्हें मिलती है ना, तब वो फोटोसिंथेसिस उनकी होती है, तमाम ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं। अच्छा, उन ग्रीन प्लांट्स में से हम अगर किसी एक को किसी डार्क प्लेस पे रख दें ना, हम किसी डार्क प्लेस पे रख दें किसी एक को, मतलब एनी वन, उनमें से ना तमाम ग्रीन प्लांट्स में से वो ये ऑब्ज़र्व किया उन्होंने, भाई ये फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। उनमें से हम किसी एक को डार्क प्लेस पे रख दें तो इसका मतलब वो उसमें फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये देखें, हाइपोथेसिस बनाई ना हमने, जनरल से स्पेसिफ़िक की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं। ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं, पता नहीं है, हम गेस कर रहे हैं ऐसे ही। ये बुक में ये इस तरह मिसाल दी हुई है। अच्छा, इसकी कैसे मिसाल दी हुई है बुक में, स्पेसिफ़िक से जनरल की तरफ, उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इसकी मिसाल वही स्पैरो वाली, इस बात को उलट कर दें। भाई स्पैरो जो है ना, स्पैरो जो है वो एक बर्ड है, स्पैरो जो है वो एक बर्ड है और इसके पास विंग्स होते हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब स्पैरो बर्ड है ना एक, और इसके पास विंग्स होते हैं, इसका मतलब तमाम बर्ड्स, ऑल बर्ड्स, तमाम बर्ड्स, इसका मतलब उनके पास भी विंग्स होंगे, तमाम बर्ड्स उनके पास भी विंग्स होंगे। देखा, हम स्पेसिफ़िक से जनरल की तरफ चले गए, स्पेसिफ़िक से जनरल की तरफ, ऐसे ही गेस कर रहे हैं। हमने स्पैरो को देखा, भाई वो उसके पास ना विंग्स होते हैं और वो बर्ड है एक, तो फिर हमने कहा हम गेस हाइपोथेसिस बना लेंगे, भाई इसका मतलब तमाम बर्ड्स, जितने भी दुनिया में बर्ड्स हैं पड़े, इसका मतलब उन सब के पास विंग्स होंगे। हम ऐसे हवा में तीर चला रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं। इस तरह की हाइपोथेसिस को हम इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे, ठीक है। ये बुनियादी बात यही है जो मैंने दायरा लगा दिया। जब हम हाइपोथेसिस बना रहे होंगे जनरल से स्पेसिफ़िक की तरफ, तो वो हाइपोथेसिस कहलाएगी इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। जब हम स्पेसिफ़िक से जनरल की तरफ हाइपोथेसिस बना रहे होंगे तो वो हाइपोथेसिस कहलाएगी इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू, वो हाइपोथेसिस हमने बनाई है। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। हाइपोथेसिस के बाद अगला स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब अब हमने हाइपोथेसिस बना ली, ठीक है, हमने गेस कर लिया, हवा में ही ऐसे तीर चला लिया। जैसे मैं वही पसीने वाली मिसाल लेके अब आगे चलूँगा कि पहले हमने मुशाहिदा किया था, भाई ह्यूमन बींग्स जो है ना, उनको जो है पसीना आता है। ये हमने अपने आँखों का, हमने विजन, अपना सेंस इस्तेमाल करके मैंने ऑब्ज़र्व किया, भाई उसे पसीना आता है। फिर मैंने हाइपोथेसिस बनाई कि यार मुझे लगता है जब ह्यूमन्स को गर्मी लगती है ना, उन्हें तभी पसीना आता है, जब उन्हें गर्मी नहीं लगती तब उन्हें पसीना नहीं आता। ये मैंने हाइपोथेसिस बना ली। अब मेरी हाइपोथेसिस सच है या वो झूठ है, वो अब पता लगेगा। हम अब फिर करेंगे तीसरा स्टेप, एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब हम ह्यूमन्स को ना, इसको यहाँ पे है मेक एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने ह्यूमन्स को, एक को हम गर्म जगह पे बिठाएंगे जहाँ उसे गर्मी लग सके, और एक ह्यूमन को हम जो है ना बिठा देंगे ठंडी जगह पे जहाँ उसे गर्मी ना लगे। तो फिर हमें पता लग जाएगा भाई हाइपोथेसिस जो मैंने कहा था, भाई गर्मी लगती है तो तभी पसीना आता है, तो सच है या झूठ है। तो वो इस तरह हमें पता लग जाएगा। जिसको हमने गर्म जगह पे बिठाया हुआ होगा, जिसे गर्मी लग रही होगी, वो धूप में एक किस्म का हमने बिठाया है जिसे, तो उसको पसीना आ जाएगा। जिसको हमने ठंडी जगह पे बिठाया है उसको पसीना नहीं आएगा। हाइपोथेसिस इसका मतलब हमारी सही हो गई। भाई एक्सपेरिमेंट करके हमें पता लग गया, भाई हाँ मैं सही कह रहा था जी, जब गर्मी लगती है ना ह्यूमन को, तभी पसीना इसे आता है। तो हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो ट्रू साबित हो गई, जो मेरी एग्जांपल है। ये मतलब है कि हर दफ़ा ऐसे नहीं होता कि हाइपोथेसिस ट्रू ही साबित हो, कभी कभार ऐसे होते। ये तो मेरी एग्जांपल जो पसीने वाली थी उसमें तो ट्रू साबित हो गई, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो रॉन्ग भी साबित हो जाती है। जो हाइपोथेसिस हमने की होती है ना, वो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता तो तब चलता है ना असल, तो वो कभी रॉन्ग भी साबित हो जाती है। अच्छा, फिर हम उसके ऊपर एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, फिर हम उसके पास रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट, बार बार, मतलब एक्सपेरिमेंट उस पर
जो है ना, जो हमारा होता है ना जैसे पसीने वाला समझो, फिर हम 2 बंदे और ले आएंगे, फिर हम उसको एक को छाँव में बिठा देंगे, एक को गर्म जगह बिठा देंगे, फिर उससे क्या रिज़ल्ट निकलता है, फिर हम दोबारा ऐसे रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट, जब बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो फिर भी अगर हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग साबित नहीं होती तो फिर वो थ्योरी बन जाती है। अगला स्टेप हमारा आ गया, अगला स्टेप है थ्योरी। फिर वो थ्योरी बन जाती है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट हम बार बार जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर भी हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग साबित नहीं हो रही होती, जो मैंने गेस किया होता है वो सही ही साबित हो रहा होता है, तो वो फिर जो है ना थ्योरी बन जाती है। मतलब उससे जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे ना, जिस सब्जेक्ट जो हमारा है, जैसे मैंने पसीना लिया हुआ है, वुमेन्स को पसीना आता है, अच्छा वो जो है ना काफ़ी सारे साइंसदान ना मिल जाएंगे भाई, उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। एक साइंसदान भी यही कर रहा होगा भाई, पसीना वाकई गर्मी लगती है तभी पसीना आता है या किस तरह पसीना आता है, वो सारे जो साइंसदान हैं वो अपनी अपनी तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बात जो अगर सच ही साबित होगी, बल्कि उससे नई हाइपोथेसिस निकलने लग जाएंगी, उससे नए नए और ख़याल पता लगने लग जाएंगे, यार ये भी हो सकता है, यार ये भी हो सकता है, यार वो भी हो सकता है, तो फिर वो थ्योरी बन जाती है, फिर वो थ्योरी बन जाती है। इसमें मतलब जो है ना मैनी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे निकलती हैं न्यू हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस, उससे हमें और भी चीज़ें, बल्कि और चीज़ें डिस्कवर होने लग जाती हैं, तो उसको जो है ना फिर हम उससे वो थ्योरी बन जाती है उसकी, भाई उसकी ये थ्योरी है। जैसे सेल पे सेल थ्योरी भी है, ये आपने नाम सुना हुआ होगा सेल थ्योरी। मतलब असल में सेल पे उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो काफ़ी सारे साइंसदानों ने मिल के एक्सपेरिमेंट किए थे। पहले तो ये देखें ना, बात वहीं ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होती है। पहले जो रॉबर्ट हॉक था ना, जिसने सेल इजाद किया था, उसने जी ऑब्ज़र्व किया था पहले माइक्रोस्कोप से, भाई ये तो कुछ छोटे छोटे ना टैनी पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलके ना ये जो है ना लिविंग्स की बॉडी बनी हुई होती है। फिर उसने हाइपोथेसिस बनाई थी, भाई वो जो है ना ये इसको उसने सेल कह दिया था, और उसने कहा था भाई ये इम्प्टी होता है। उसने ये वो कहा था भाई ये जो सेल होता है ना, वो ना अंदर से इम्प्टी होता है, बाहर थिक वाल्स होती हैं उसकी, अंदर से इम्प्टी होता है। ये उसने हाइपोथेसिस बनाई थी। फिर जब एक्सपेरिमेंट किए उस पर, मतलब और ज़्यादा तजर्बात उस पर किए, तो फिर उसे पता लगा नहीं यार ये तो सेल इम्प्टी नहीं होता, अंदर इसके न्यूक्लियस भी है, इसके अंदर और ऑर्गेनेलीज भी हैं। मतलब उसकी हाइपोथेसिस रॉन्ग साबित हो गई थी। फिर काफ़ी सारे साइंसदानों ने मिल के उस पर जो है ना तजर्बात शुरू किए काफ़ी सारे, भाई ये तो उन्हें पता लगा ये तो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तमाम ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो फिर वो थ्योरी बन गई थी, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये नई हाइपोथेसिस उन्हें पता लग गई थी ना, भाई यार ये तो मुझे लगता है कि तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना इस दुनिया में, वो तमाम ही सेल्स से मिलके बने हुए हैं। तो वो थ्योरी, फिर थ्योरी सेल थ्योरी जिसे हम कहते हैं, वो बन गई थी। अच्छा, इस थ्योरी के बाद जो अगला लेवल आता है ना, वो है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ मतलब है कि अब ना ऐसे होता है कि थ्योरी बन गई, ठीक है, ऊपर वाली, भाई वो नए हाइपोथेसिस जो है ना, नई नई चीज़ें उन्हें मिलने लग जाती हैं, फिर उन पे तजर्बात करते हैं, फिर वो भी उनसे अगली चीज़ें निकलने लग जाती हैं, तो ये थ्योरी बन गई। अब ऐसे होता है कि कुछ साइंसदान ना वो यूँ करते हैं कि भाई मैं यार उसकी ना थ्योरी को गलत साबित करूँ। मतलब एक साइंसदान जो है ना, एक साइंटिस्ट जो है ना, वो कहता है यार मैं डिसप्रूव करूँ थ्योरी को, जो एक और किसी साइंसदान ने जो थ्योरी बनाई है ना, मैं यार उसे डिसप्रूव करके दिखाता हूँ, मैं ना उसे मतलब गलत साबित करके दिखाता हूँ। ये वाला साइंसदान कहता है मैंने उसे गलत साबित करनी है। जो इस साइंसदान ने जो थ्योरी बनाई है ना, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसको ये कहता है मैं गलत साबित करूँ। और इस तरह के मतलब काफ़ी सारे
साइंसदान जो है ना वो मिल जाते हैं आपस में और उसको ना गलत साबित करने में, उस थ्योरी को गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो थ्योरी गलत साबित नहीं होती अगर, तो वो फिर साइंटिफिक लॉ बन जाता है। मतलब वो फिर तमाम पूरा वो लॉ बन जाता है, तमाम के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो हर जगह से उस पर एक्सपेरिमेंट हुए ना, तो वो रॉन्ग ही साबित नहीं हुई। कितने साइंसदानों ने उसे मिल के रॉन्ग करने की कोशिश की तो वो फिर भी रॉन्ग साबित नहीं हुई, उसकी हाइपोथेसिस जो थी वो फिर भी सही साबित हुई, तो वो फिर साइंटिफिक लॉ बन जाता है। अच्छा, ये जो है ना फिर, अच्छा बायोलॉजी में ना साइंटिफिक लॉ हैं कम, बहुत ज़्यादा कम लॉ हैं, क्योंकि असल में लाइफ बहुत वैरायटी है ना लाइफ की, तो मतलब है जो लॉज हैं ना, लॉज इन बायोलॉजी आर वेरी लेस, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम लॉज हैं। मतलब हम से जो हमने सुने हुए हैं ना वो सिर्फ 2 लॉज ही हैं। एक है पड़ा वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एक लॉ हमने ये सुना हुआ है। एक और लॉ है, ये बुक में इन्होंने लिखा हुआ है, हार्डी-विनबर्ग लॉ। मतलब सिर्फ ये 2 लॉ ही हैं बायोलॉजी में जो एग्जिस्ट करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो लाइफ है ना वो तो लॉ तो हम उसको कहते हैं ना, जो तमाम जो बायोलॉजी में जो साइंटिफिक लॉ बनेंगे ना, इसका मतलब वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल है। लेकिन बायोलॉजी में इस तरह नहीं होती। ये 2 ही लॉ हैं सिर्फ जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एप्लीकेबल हैं। ये भी 100% नहीं है, लेकिन ये चलो कुछ हैं पड़े, इनको हम लॉ कह देते हैं। लेकिन और कोई लॉ बायोलॉजी में नहीं बना, क्योंकि लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, उसकी तो बहुत ज़्यादा किस्में हैं। लाइफ तो यहाँ इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा किस्मों की लाइफ मौजूद है। तो इसमें साइंटिफिक लॉ जो है ना बायोलॉजी में बहुत कम ही बनते हैं। मैंने आपको वजह भी बता दी वो क्यों कम बनते हैं। अच्छा, ये एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे हम स्टेप्स पे जाते हैं ना, मैंने आपको स्टेप्स लिखे थे। यहाँ पे अगर मैं एक साइंसदान था रॉबर्ट जो है ना रॉबर्ट हॉक, जिसने सेल ईजाद किया था, उसने देखें पहले ऑब्ज़र्व किया था। मैं आपको ये दोबारा रिपीट करवा दूँ भाई मिसाल दे के। पहले उसने माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व किया था, पहले ये स्टेप ऑब्ज़र्व किया था, उसे फिर पता लगा था यार ये तो कोई छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनसे जो है ना ये, उसने कॉर्क का असल में पीस को उसने ऑब्ज़र्व किया था माइक्रोस्कोप के नीचे रख के। उसने कहा था यार ये तो जो है ना कोई छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलके ये बना हुआ है। उसने फिर हाइपोथेसिस एक मतलब गेस किया था, भाई ये मुझे लगता है ये ना जो है ना, उसने उसका नाम सेल्स रखा था, और उसने कहा था ये अंदर से ना खाली होते हैं, एक थिक वाल्स होती है उनके इर्द गिर्द, और अंदर से खाली होते हैं। फिर उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो फिर उसे पता लगा था नहीं यार ये तो सेल्स खाली नहीं है, मतलब उसकी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई ना, सेल खाली नहीं है, इसके अंदर तो काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये खाली नहीं है। फिर उस पर बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब है उस पर काफ़ी सारे जो है ना एक्सपेरिमेंट किए, कई दफ़ा काफ़ी सारी दफ़ा उस पर एक्सपेरिमेंट किए, और नए नए हाइपोथेसिस उनको पता लगते गए। भाई ये तो मतलब हाइपोथेसिस नई ये बनी कि ये तो जैसे लग रहा है तमाम ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो सेल से मिलके बने होते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो तो वाकई यही बात सच निकली, भाई ये तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम सेल से मिलके बने होते हैं। वो फिर थ्योरी बन गई, वो सेल थ्योरी बन गई। अच्छा, फिर लॉ नहीं बना, ये लॉ नहीं बना, ये इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ ना बायोलॉजी में लॉ कम होते हैं। बस यहाँ तक जो है ना सेल थ्योरी बनी, क्योंकि जो सेल थ्योरी क्या कहती है, भाई तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना सेल से मिलके बने हुए हैं ना, तो ये साइंटिफिक लॉ नहीं बना। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया यहाँ, ये हाइपोथेसिस जो है ना, ये मैंने हाइपोथेसिस बताई, ये मैंने सिर्फ 2 तरीके आपको बताया ना, डिडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए और इनडिडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, किसी चीज़ पे गेस करते हैं। बुक में और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, मैं यहाँ वही लिस्ट बनाना भूल गया।
ये देखें बुक में और भी काफ़ी सारे मतलब तरीके हैं जो साइंसदान उनसे भी हाइपोथेसिस बनाते हैं। उनमें पहला है इमेजिनेशन के ज़रिए, मतलब ख़यालात उन्हें आते हैं उनके ज़रिए। उसके बाद है एस्थेटिक प्रेफरेंस, इसके ज़रिए। उसके बाद है हमारे पास रिलीजियस और फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़, इसके ज़रिए हाइपोथेसिस बनाते हैं। और आखिरी है हमारे पास, नहीं आखिरी नहीं है ये, कंपैरिजन करना किसी दो चीज़ों, इससे वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। और आखिरी है जी भाई डिस्कवरी ऑफ वन थिंग while looking for another, while looking for another thing, मतलब कोई और चीज़ देख रहे थे लेकिन एक किसी और चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे लेकिन एक कोई और ही चीज़ डिस्कवर हो गई। मतलब जो ये मैं दो आपको बताए हैं ना, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, इन दो के अलावा ये भी जो है बड़े मेथड हैं जिनसे हाइपोथेसिस बनाते हैं हम, जो बुक में बताए हुए हैं। भाई ख्यालात आते हैं, कोई एस्थेटिक प्रेफरेंस का मतलब है किसी चीज़ के हम पीछे ही पड़ जाते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, किसी का कंपैरिजन करके, या कोई एक चीज़ देख रहे होते हैं दूसरी चीज़ डिस्कवर हो जाती है, इनसे भी हमारे हाइपोथेसिस बनते हैं। अच्छा, ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको ये बताया है भाई कम होते हैं बायोलॉजी में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है पढ़ा, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। और इसमें से काफ़ी शॉर्ट भी आते हैं बहुत सारे, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, इस तरह के काफ़ी सारे शॉर्ट भी आते हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। अगले लेक्चर में हम इसकी बुक रीडिंग भी करेंगे, हम बुक में देखेंगे कि ये किस तरह इन्होंने बुक में लिखा हुआ है। बुक में वैसे है काफ़ी कंफ्यूज करने वाला लिखा हुआ है, काफ़ी मिक्स, ये स्टेप्स जो है ना सारे मिक्स किए हैं आपस में। मैं आपको बुक से इसलिए सही तरह आपको बताऊंगा, हम अगले लेक्चर में बुक रीडिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।